नमस्कार दोस्तों, पीआईसी जम्मू में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक की। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि कैश बुक जो है वो 3 टाइप्स की होती है: सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो अपने लास्ट 2 सेशन में हम सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक को कर चुके हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है। तो ये आपके सामने प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम को यूज़ करके मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक में ट्रांजैक्शन जो है वो किस तरीके से रिकॉर्ड की जाती है। तो चलिए पहले हम कॉलम बना लेते हैं इसमें। तो पहले डेट का कॉलम, फिर आ गया पर्टिकुलर्स। अब इसमें लेजर फोलियो की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका भी हमें कॉलम बनाना पड़ेगा। इसके अलावा वाउचर नंबर का भी कॉलम बनता है। तो यहाँ पे स्पेस की कमी के कारण मैं कॉलम नहीं बना रहा, बट आप इसका ध्यान रखना। फिर आता है इसमें डिस्काउंट का कॉलम, फिर कैश, फिर बैंक। इसी तरीके से जो क्रेडिट साइड है उसमें ये कॉलम बनेंगे: डेट, पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। तो रुपीज़ का सिंबल अमाउंट के कॉलम में डाल देते हैं। तो ऊपर लिख सकते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ट्रिपल कॉलम कैश बुक के जो है कॉलम बनते हैं। इसमें मेन 3 कॉलम है अमाउंट के: डिस्काउंट का, कैश का और बैंक का। ऐसे ही क्रेडिट साइड भी डेबिट और क्रेडिट। ठीक है। तो अब इसको ट्रिपल कॉलम कैश बुक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अमाउंट के 3 कॉलम बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी केवल यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है कुछ कैश में होती हैं, यानी कि कैश का लेन देन हम बाय हैंड करते हैं। कुछ ट्रांजैक्शन हमारी बैंक के ज़रिए होती हैं जिसमें हम यहाँ पे चेक का यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन में कई बार यहाँ पे डिस्काउंट की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। मतलब कई बार हम किसी को पेमेंट देते हैं तो वहाँ से डिस्काउंट रिसीव करते हैं, या किसी से हम कैश रिसीव करते हैं तो उनको डिस्काउंट अलाउ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है कैश की ट्रांजैक्शन, बैंक की ट्रांजैक्शन के साथ हमारी डिस्काउंट की भी इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए अगर हमें यहाँ पे जो है इन तीनों ट्रांजैक्शन को हमें बुक में रिकॉर्ड करना है, कैश बुक में खासकर रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो है बनाई जाती है। तो इसमें यहाँ पे डिस्काउंट का अमाउंट रिकॉर्ड करने के लिए डिस्काउंट का कॉलम, जो कैश की ट्रांजैक्शन है उसका अमाउंट रिकॉर्ड करने के लिए कैश का कॉलम, और जो बैंक के जरिए हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसका अमाउंट रिकॉर्ड करने के लिए बैंक का कॉलम बनता है। अब क्योंकि इसमें 3 कॉलम बनते हैं इसलिए इनको हम यहाँ पे ट्रिपल कॉलम कैश बुक कहते हैं या 3 कॉलम कैश बुक कहते हैं। ठीक है। बाकी इसको बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, वैसा ही है जैसे हमने यहाँ पे सिंगल कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक बनाई है। सर इसमें डिफरेंस क्या है कि सिंगल कॉलम में खाली एक ही कॉलम बनता है, वो कैश का भी हो सकता है, बैंक का भी हो सकता है। और जो डबल कॉलम कैश बुक है उसमें डिस्काउंट का या कैश का कॉलम बनता है, या डिस्काउंट या बैंक का कॉलम बनता है, या कैश और बैंक का कॉलम बनता है। और जबकि ट्रिपल कॉलम कैश बुक में इन तीनों का कॉलम बनता है, कैश का भी, डिस्काउंट का भी और बैंक का भी। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक हम तभी बनाते हैं जब हमारी ट्रांजैक्शन में कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों के तीनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। अब इसको बनाने का तरीका वही है, क्योंकि ये भी कैश बुक की है, तो जब जब हमारे पास कैश आएगी,
चाहे हमारे ऑफिस में कैश आए, चाहे हमारे बैंक अकाउंट में कैश आए, जब जब कैश आएगी एंट्री डेबिट में, और जब हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे, चाहे हम कैश में पेमेंट करें, चाहे हम चेक के ज़रिए पेमेंट करें, तो एंट्री कहाँ आएगी? क्रेडिट में। यानी कि कैश और बैंक बैलेंस बढ़ेगा डेबिट, कैश या बैंक बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट। इसके अलावा डिस्काउंट का मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हम यहाँ पे किसी से कैश रिसीव करते हैं उस समय हम यहाँ पे उसको डिस्काउंट अलाउ करते हैं। इसलिए जो डेबिट साइड जो डिस्काउंट का कॉलम है ये डिस्काउंट अलाउड का कॉलम है, और जब हम यहाँ पे किसी को पेमेंट करते हैं तो बदले में हमें डिस्काउंट मिल सकता है। तो इसका मतलब जो क्रेडिट साइड डिस्काउंट का कॉलम है ये डिस्काउंट रिसीव का कॉलम है। ठीक है, तो जिस जिस ट्रांजैक्शन के अंदर यहाँ पे डिस्काउंट होगा तो उसका अमाउंट हम साथ साथ रिकॉर्ड करते जाएंगे। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पे एक दो चीज़ों का आपने और ध्यान रखना है, खासकर ट्रिपल कॉलम कैश बुक में, कि इसमें कई बार यहाँ पे कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन भी होती है जिसका इम्पैक्ट दोनों साइड पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे जो है बैंक में कैश डिपॉजिट किया, ऑफिस से निकाल के बैंक में कैश डिपॉजिट किया, या हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया ऑफिस यूज़ के लिए, तो इन ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट जो है दोनों तरफ पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जो है कैश डिपॉजिट किया बैंक में, ऑफिस से निकाल के बैंक में कैश डिपॉजिट किया, इसका मतलब हमारा कैश ऑफिस में कम हो गया और बैंक में बढ़ गया, तो कैश की क्रेडिट साइड एंट्री और बैंक की डेबिट साइड। ऐसे अगर हम यहाँ पे जो है कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से अपने ऑफिस यूज़ के लिए, उस केस में हमारे ऑफिस का कैश बैलेंस बढ़ गया और बैंक बैलेंस कम हो गया, तो इसका मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट दोनों तरफ पड़ता है, तो ये दोनों तरफ हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा का मतलब है क्रॉस एंट्री, जो ट्रांजैक्शन में दोनों तरफ रिकॉर्ड करनी पड़ती है। ठीक है, तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में जो है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री भी आ सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर कोई कॉन्ट्रा एंट्री होती है तो उसको ध्यान से हमने यहाँ पे दोनों साइड रिकॉर्ड करना है। क्लियर है? एक तो ये हो गया। दूसरा जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि कई बार हम क्या करते हैं कि चेक रिसीव करते हैं और वो चेक जो है उसी डेट को बैंक में डिपॉजिट नहीं करते, उसको नेक्स्ट डेट पे हम यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट करते हैं। अगर ऐसी ट्रांजैक्शन होगी तो इसको हम दो तरह से ट्रीट कर सकते हैं। जब हमने यहाँ पे चेक रिसीव किया और उसको डिपॉजिट नहीं किया बैंक में, तो उस केस में चेक ऑफिस में पड़ा रहा, तो उसकी ट्रांजैक्शन फिर हम यहाँ पे जो है कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, उसको फिर हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल प्रॉपर वही जर्नल की तरह बनती है, तो जब हम चेक रिसीव करते हैं और बैंक में डिपॉजिट नहीं करते तो उसको हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं, और जिस डेट को हम बैंक में उसको डिपॉजिट करते हैं उस समय भी ट्रांजैक्शन जो है कैश बुक में आती है। एक मेथड तो ये है, और दूसरा मेथड है कि जब हम यहाँ पे चेक रिसीव करते हैं और बैंक में डिपॉजिट नहीं करते तो उसको हम कैश की तरह ट्रीट करके कैश बुक में एंट्री डाल देते हैं डेबिट साइड। मान के चलते हैं कि हमारे ऑफिस में कैश आया तो अमाउंट कैश के कॉलम में आता है, और जब हम यहाँ पे उसको नेक्स्ट डेट को बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो फिर उसको कॉन्ट्रा एंट्री ट्रीट करके बुक में डालते हैं, क्योंकि फिर हम मान के चलते हैं कि हमारे ऑफिस का कैश कम हो गया और बैंक में बढ़ गया, तो बैंक के डेबिट में, कैश कॉलम के क्रेडिट में। तो उस केस में यहाँ पे वो कॉन्ट्रा एंट्री की तरह उसको ट्रीट करके, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री होती है, तो फिर उसको हम यहाँ पे जो है कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये दो मेथड हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, बट हम फर्स्ट मेथड को ही प्रेफर करेंगे कि जब भी हम चेक रिसीव करेंगे और अगर हमने उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो वो ट्रांजैक्शन हम जर्नल बुक में डालेंगे, और जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं उस समय वो ट्रांजैक्शन जो है कैश बुक में आएगी। क्लियर है? तो पहला मेथड जो है ये थोड़ा सा लॉजिकल मेथड है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो है पहले मेथड को ही यहाँ पे यूज़ करेंगे अगर हमारी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जो है क्वेश्चन में आती है। क्लियर है? तो यही एक दो ट्रांजैक्शन है जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में यहाँ पे जो जिनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी ट्रांजैक्शन जो है वो हमारी बिल्कुल सेम वैसे ही है। कैश जिस ट्रांजैक्शन में बढ़ेगा डेबिट में, जिसके कारण कैश या बैंक बैलेंस कम होगा क्रेडिट में। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब इसमें ऊपर लिखा हुआ कहता है राइट ए ट्रिपल कॉलम कैश बुक। हमें ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो है प्रिपेयर करना है। अब इसमें देखना है कि पहले हमारी यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन कौन सी है। अब देखो 2017, पहले तो हम ईयर लिख लेते हैं दोनों तरफ, 2017, और सबसे पहले जो हमारी एंट्री है जनवरी 1 की वो है बैलेंस की, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। यानी कि जन 1 को हमारे पास
ऑफिस में कितना कैश पड़ा हुआ है और हमारा बैंक बैलेंस कितना वो दिया है। तो मैंने बताया था कि अगर ओपनिंग बैलेंस दिए तो सबसे पहले उनको ब्रॉड डाउन करते हैं। तो जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैश इन हैंड 20,000 कैश के कॉलम में, और जो बैंक का है वो बैंक के कॉलम में 50,000। ठीक है। नेक्स्ट जनवरी 3 कहता है कैश परचेजेस ₹10,000। आपने कैश में परचेजेस की 10,000 की। अगर कैश में परचेजेस की तो हमारा कैश कम हो गया। अगर कैश कम हो तो एंट्री कहाँ आएगी? क्रेडिट में। 3 जन वो लिखेंगे क्या? परचेजेस, क्योंकि ये हमारी परचेजेस की ट्रांजैक्शन है तो लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। ठीक है। तो ये आ गया 10,000 और कैश के सामने कैश के कॉलम में 10,000 आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट जन 4 कहता कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आपने यहाँ पे जो है बैंक से कैश निकाला ऑफिस यूज के लिए, और देखो इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट दोनों तरफ पड़ रहा है। हमने ऑफिस यूज के लिए बैंक से कैश निकाला, यानी कि हमारे ऑफिस में कैश आया और बैंक में कम हो गया, तो दैट मीन्स ये कौन सी एंट्री हुई? कॉन्ट्रा एंट्री। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री हमें यहाँ पे जो है दोनों तरफ रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है बैंक से कैश निकाला तो बैंक बैलेंस कम हो गया और हमारे ऑफिस का जो कैश बैलेंस है वो बढ़ गया। तो कैश की डेबिट में, बैंक की क्रेडिट में। ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? पहले डेट डाल लेते हैं, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन दोनों तरफ आनी है। 4 जन। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें कोई गलती ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अमाउंट देख लेते हैं कि अमाउंट कितना कितना यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में आएगा। देखो हमने कैश विड्रॉ किया बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए, 5,000 हमारे पास कैश बढ़ा, तो यानी कि डेबिट साइड कैश के कॉलम में आ गया 5,000। ठीक है। और बैंक में कम हुआ तो बैंक के कॉलम में आ गया 5,000 क्रेडिट में। ठीक है। अब इनके सामने क्या लिखना है? अब देखो कैश के सामने कैश का नाम तो आएगा नहीं, जो इसके ऑपोजिट है उसका नाम आएगा। इसका मतलब कैश के सामने हम लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट, और बैंक के सामने आ गया बाय कैश अकाउंट। ठीक है। डेबिट में जो भी एंट्री डालते हैं उसके आगे टू लगाते हैं, जो क्रेडिट में डालते हैं उसके आगे बाय लगाते हैं। तो इस तरीके से हमारी काउंटर एंट्री कंप्लीट हुई। बट हमें यहाँ पे लेजर फोलियो कॉलम में ये लिखना होता है कि ये कौन सी एंट्री है? कॉन्ट्रा। इसको सी लिखते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है काउंटर एंट्री जो हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए इसमें कोई गलती ना हो, तो इसी तरीके से आपने पहले देखना है कि कौन से कॉलम में अमाउंट बढ़ा है, कौन से कॉलम में कम हो, पहले अमाउंट डाल लो। उसके बाद यहाँ पे जो है जो जो अकाउंट इन्वॉल्व है उनके नाम लिख दो, और अकाउंट ऑपोजिट आएंगे, कैश के सामने बैंक का और बैंक के सामने कैश का। एक तरीका तो ये है, दूसरा जर्नल एंट्री के जरिए भी आप कर सकते हो। जैसे इसकी क्या जर्नल एंट्री क्या बनती है? अगर हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया, कैश आया, कैश को डेबिट करेंगे, बैंक गिवर है, बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से, चलो खैर आपको मैंने लेजर का भी बताया नहीं है, पोस्टिंग करना बताया नहीं है, इसको फिलहाल छोड़ ही दो आप। जब पोस्टिंग करना आपको आएगी तो फिर आपको पता लगेगा कैसे हम यहाँ पे जो है इनकम ट्रांसफर करते हैं। तो इतना याद रखो कि इसी तरीके से हमें यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन जो है काउंटर एंट्री वाली रिकॉर्ड करनी है। ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि जो काउंटर एंट्री होती है इनकी पोस्टिंग लेजर में नहीं होती है। ठीक है। कहने का मतलब है कि जो भी हम प्राइमरी बुक्स, चाहे वो जर्नल है चाहे वो ये सब्सिडरी बुक्स हैं, जब हम इनमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद यहाँ पे इन ट्रांजैक्शन के अंदर जितने भी अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं वो उठा के फिर हम लेजर में यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र करते हैं। जो लेजर में इनके अकाउंट बने होते हैं तो ये ट्रांजैक्शन जो है वहाँ से निकाल के लेजर में हम यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक है। तो यहाँ पे जो काउंटर एंट्री होती है, काउंटर एंट्री की यहाँ पे जो पोस्टिंग है वो लेजर में नहीं होती है। ठीक है। अब क्यों नहीं होती है? सोचो ज़रा। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो फिर हमें लेजर में यहाँ पे जो है कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कैश बुक जो है यही यहाँ पे हमारे यहाँ पे दोनों बुक्स का काम कर देती है। यही हमारी प्राइमरी बुक होती है, यही हमारी सेकेंडरी बुक यानी प्रिंसिपल बुक का काम कर देती है। तो इसलिए यहाँ पे लेजर में यहाँ पे कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर बैंक का कॉलम बना हुआ है तो बैंक अकाउंट भी वहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो जब यहाँ पे लेजर में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट होता ही नहीं है तो पोस्टिंग कहाँ करनी, तो इसलिए यहाँ पे जो है कॉन्ट्रा एंट्री जो है, क्योंकि इसमें कैश और बैंक ही इन्वॉल्व होता है, इसलिए याद रखना कि कॉन्ट्रा एंट्री की जो पोस्टिंग है वो लेजर में नहीं होती। खासकर जो लोग पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Gen 7 कहता रिसीव कैश फ्रॉम राजू ₹9,000, डिस्काउंट अलाउड ₹500। कहता आपने यहाँ पे राजू से कैश रिसीव की 9,000 और उसको डिस्काउंट दिया 500 का। तो जब कैश रिसीव की तो एंट्री कहाँ आएगी, डेबिट में, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है। नाम किसका लिखेंगे, राजू का। टू राजू 9,000 कैश में। अब क्योंकि इसमें डिस्काउंट भी इन्वॉल्व है, हमने उसको डिस्काउंट दिया 500 का और डिस्काउंट के कॉलम में आ गया 500। ठीक, नेक्स्ट 11 जनवरी कहता कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, ये भी काउंटर एंट्री हो गई। ऑफिस से निकल के बैंक में कैश जा रहा है तो दैट मीन्स ये भी काउंटर एंट्री है, तो इसको भी वैसे ही ट्रीट करना है। तो पहले हम डेट डाल देते हैं दोनों तरफ, Jan 11। हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, इसका मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ा, कैश का कम हुआ, तो बैंक के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में। तो बैंक के कॉलम में आ गया आपका 15,000 डेबिट साइड, और क्योंकि ऑफिस से निकल के कैश बैंक में गया है तो हमारे यहाँ पे जो है क्रेडिट साइड 15,000 कैश में कम हो गया। ठीक है, अमाउंट डालने के बाद अब हम आसानी से यहाँ पे जो है इस एंट्री को पूरा कर सकते हैं। बैंक के सामने कैश का नाम यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट, और यहाँ आ गया सी, कैश के सामने बैंक का नाम बाय बैंक अकाउंट, और लेजर फोलियो कॉलम में आ गया सी। तो इस तरीके से काउंटर एंट्री जो रिकॉर्ड की जाती है। तो अगर आप कहो मतलब अगर हम कहें तो काउंटर एंट्री में ही यहाँ पे जो है बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक में, बाकी और इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ है नहीं। नेक्स्ट 17 जैन कहता परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर, हमने चंदर से गुड्स परचेज किए 8,000 के। अब ये एंट्री जो है कहाँ आएगी, मैंने आपको बताया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए कि कैश बुक में हम खाली कैश की ट्रांजैक्शन ही डालते हैं। तो अगर कोई क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक में नहीं आती। हमने चंदर से गुड्स परचेज किए, यहाँ पे कैश का नाम नहीं दिया है, तो मैंने बताया था कि जिस ट्रांजैक्शन में किसी पार्टी का नाम दिया है, किसी व्यक्ति का नाम दिया बट कैश नहीं लिखा है, वो क्रेडिट की एंट्री होती है। तो दैट मीन्स ये हमारी क्रेडिट की एंट्री है, तो ये कैश बुक में नहीं आएगी, तो इसको हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट 21 जैन कहता चेक इशू टू चंदर, हमने चंदर को चेक इशू किया। चंदर कौन है, जिससे हमने गुड्स परचेज किए। अब हमने उसको 4,000 का चेक इशू किया, तो ये एंट्री यहाँ पे आएगी, क्योंकि चेक इशू किया तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, तो एंट्री कहाँ नहीं है, क्रेडिट साइड। 21 जैन बाय चंदर, आ गया 4,000 बैंक के सामने। ठीक है, नेक्स्ट 23 जैन रिसीव्ड चेक फ्रॉम रहीम ₹4,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट और ₹5,000। कहता आपने रहीम से चेक रिसीव किया 4,500 का और उसका अपने अकाउंट जो है पूरी तरह सेटल कर दिया और उसके अकाउंट में था 5,000। फुल सेटलमेंट वाली एंट्री जो होती है वो डिस्काउंट की ही एंट्री होती है। तो हमने रहीम से चेक रिसीव करके उसका अकाउंट पूरी तरह सेटल किया और उसके अकाउंट में 5,000 था, हमने 4,500 लेके उसका अकाउंट सेटल किया, यानी कि 500 हमने उसको डिस्काउंट दिया। अब हमने क्योंकि चेक रिसीव किया है तो चेक रिसीव किया तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा, तो एंट्री कहाँ नहीं है, डेबिट साइड। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम किसी से चेक रिसीव करते हैं तो आपने आगे देखना है कि क्या इसके बारे में कोई आगे यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी है कि ये चेक हमने कोई अगली डेट को तो नहीं हमने डिपॉजिट किया है। अगर हमने ये नेक्स्ट डेट को डिपॉजिट किया है तो फिर ट्रांजैक्शन जो है ये वाली यहाँ नहीं आएगी, फिर ये जर्नल प्रॉपर में आएगी, और जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं बैंक में तब एंट्री यहाँ पे आएगी। तो देख लेते हैं अगली ट्रांजैक्शन में ऐसा कुछ है तो नहीं, फिलहाल यहाँ पे नहीं है। तो जब नहीं दिया है तो यही मान के चलते हैं कि जिस डेट को हमने चेक रिसीव किया है उसी डेट को हमने बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया है।
तो इसलिए यहाँ पे जो हमने रहीम से चेक रिसीव किया, अब इसकी एंट्री हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ये आ गया 23 जैन टू रहीम, कितना 4500, और बैंक में आ गया 4500। अब क्योंकि 500 का डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के कॉलम में आ गया 500। ठीक है। नेक्स्ट 26 जैन पेड इनकम टैक्स बाय चेक ₹5000। कहता आपने यहाँ पे जो है इनकम टैक्स पे किया बाय चेक 5000। तो जब बाय चेक हमने पेमेंट किया है तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, तो एंट्री कहानी है क्रेडिट में। डेट क्या है 26 जैन। अब लिखेंगे क्या, यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि इनकम टैक्स हमारा पर्सनल एक्सपेंस होता है। ठीक है ना। और मैंने बताया था कि कोई भी ओनर अपना पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस की कैश के साथ पे करता है तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो इसलिए जो इनकम टैक्स है ये पे किया हमने बाय चेक, अब इसको हम क्या लिखेंगे ड्राइंग्स। और 5000 आ गया बैंक में। क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि भी अगर यहाँ पे हमने इनकम टैक्स पे किया तो इसको हम बुक में रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, ये तो उसका पर्सनल एक्सपेंस है। अब देखो जब तक क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि उसने अपना कोई पर्सनल एक्सपेंस अपनी पर्सनल कैश के साथ पे किया है, अगर हमें क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन दी है तो हमेशा हम यही मान के चलते हैं कि वो बिजनेस की कैश के साथ ही पेमेंट की गई होगी, इसलिए फिर हम बुक में उसको रिकॉर्ड करते हैं एज ए ड्राइंग्स। ठीक है। बट अगर उसने लिखा होता आगे पेड इनकम टैक्स फ्रॉम पर्सनल अकाउंट, फ्रॉम पर्सनल सेविंग अकाउंट, तो इसका मतलब सेविंग अकाउंट जो उसका पर्सनल अकाउंट है, तो इसका यहाँ पे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, उस केस में ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होती। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यही मानते हैं कि जो भी उसका पर्सनल एक्सपेंस है वो बिजनेस की कैश के साथ ही पे हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो है बुक में उसको रिकॉर्ड किया जाता है एज ए ड्राइंग्स। ठीक है। नेक्स्ट 29 जैन कहता है बैंक चार्जेस फॉर द मंथ ₹100। बैंक ने कहता है यहाँ पे बैंक चार्जेस काटे हैं एक महीने के ₹100। अब बैंक चार्जेस काटे हैं तो हमारा एक्सपेंस है, यानी कि हमसे कैश जाएगा, तो एंट्री कहानी क्रेडिट में। 29 जैन एक्सपेंस है तो उसको लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस। अमाउंट कहाँ से कम होगा, बैंक से ही, क्योंकि जब बैंक ने चार्जेस काटने हैं तो हमसे वो कैश नहीं मांगेगा, हमारे अकाउंट से वो डिडक्ट कर लेगा, इसलिए बैंक चार्जेस जो है वो सीधा बैंक में आएंगे क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस जो है वो कम हो जाता है। ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा जो आपके ATM चार्जेस वगैरह है वो आपके अकाउंट से ही क्रेडिट डेबिट हो जाते हैं, तो आपको उसको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए यहाँ पे ये बैंक चार्जेस हैं तो हमारे बैंक बैलेंस में से ये निकल जाएंगे। नेक्स्ट 31 जैन कहता है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। आपने 2000 जो है पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से विड्रॉ किया, तो पर्सनल यूज़ के लिए अगर हम कैश विड्रॉ करते हैं बिजनेस से, हमारी क्या होती है ड्राइंग्स, तो हमारा कैश कम हुआ, बट हमने ये बैंक से विड्रॉ किया इसलिए हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ, तो एंट्री कहाँ आनी है क्रेडिट में। इसको लिखेंगे बाय ड्राइंग्स। कैश या बैंक बैलेंस बढ़ेगा डेबिट में और जिस ट्रांजैक्शन का हम लोग कम होगा क्रेडिट में। तो ये पर्सनल यूज़ के लिए, तो याद रखना ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। कॉन्ट्रा एंट्री होती है जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं ऑफिस यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, क्योंकि ये पैसा बैंक से निकल के सीधा हमारे घर जा रहा है, इसलिए ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं हुई। तो इसको ड्राइंग्स लिखेंगे और सीधा बैंक में 2000। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो है वो मेंटेन की जाती है। आप देख लो कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यही है कि इसमें यहाँ पे जो 3-3 कॉलम बने हैं और इसके अलावा यहाँ पे जो है कॉन्ट्रा एंट्री जो है इसमें आ सकती है। तो बाकी सिंगल कॉलम कैश बुक में तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी नहीं क्योंकि उसमें कॉलम ही एक ही होता है। जो डबल कॉलम कैश बुक है जिसमें कैश और बैंक कॉलम बनता है उसमें ये हो सकता है। ठीक है ना। तो इस चीज़ का बात ध्यान रखना आपने, यहाँ कैश और बैंक कॉलम होगा तो वहाँ कॉन्ट्रा एंट्री आपकी आ सकती है। अब इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस वैसे ही करना है, इसमें कोई कुछ भी नया नहीं है। डिस्काउंट मैंने बताया था कि इसको टोटल करते हैं, तो यहाँ पे तो क्रेडिट साइड को डिस्काउंट है ही नहीं, तो अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। कितना आ गया 34,000 नील 15, 10, 25,
इसका बैलेंस आ गया 9000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 जैन। कैश कॉलम को जब बैलेंस करना है तो कैश कॉलम को टोटल करना है, जो टोटल बड़ा होगा वही आपने दोनों साइड लिखना है। तो फिलहाल कैश का जो है वो डेबिट साइड ही बड़ी होती है, यहाँ टोटल किया 34,000 आ गया, जो छोटी साइड है वो निकाल दी उसमें से, तो बाकी जो बचा वो आ गया 9000 जो कि हमारा बैलेंस है। ऐसे ही यहाँ पे जो बैंक का कॉलम है उसको बैलेंस करेंगे 69,500 69,500 तो ये बैलेंस बचा होगा 53,400। अब इसको ब्रॉड डाउन भी कर लेंगे, तो ये आ गया आपका Feb 1st टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 9,000 और 53,400। तो इस तरीके से हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो है वो प्रिपेयर की जाती है। क्लियर है? ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, तो उसमें कुछ और नई ट्रांजैक्शन होगी तो वो भी बता देता हूँ कि किस तरीके से उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, तो अब इनको देख लेते हैं कि कैसे हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो है इनको रिकॉर्ड करते हैं। तो कम ही ट्रांजैक्शन मैंने लिए हैं, तो इसमें कुछ एक नई ट्रांजैक्शन है
तो मेन पर्पस तो मेरा वही है कि उनको कैसे ट्रीट करना है वही बताना है, तो बाकी ट्रांजैक्शन तो हमारी सेम ही है। अच्छा जी, अब ये ट्रांजैक्शन है 2018, तो 2018 और 2018 कहता है जनवरी 1 को कैश इन हैंड है 30,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट है 10,000। तो पहले बैलेंस कैश बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और 30,000 हमारा आ गया कैश के कॉलम में। ठीक है, दूसरा हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया कि हमारा नेगेटिव बैलेंस, यानी कि हमने बैंक से एक्सेस में विड्रॉ किया है। अगर हमारा बैंक बैलेंस होगा तो डेबिट साइड, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे आ गया जनवरी 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया 10,000, यानी कि 10,000 रुपया हमने उल्टा बैंक का देना है। तो ये हमारा यहाँ पे जो है नेगेटिव बैलेंस है बैंक का, तो इसलिए क्रेडिट में, इस चीज़ का ध्यान रखना। जैन 2 कहता कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो क्या होगी कॉन्ट्रा एंट्री। 10,000 हमने यहाँ पे जो है कैश डिपॉजिट किया, तो पहले डेट डाल देते हैं Jan 2। तो 10,000 में बैंक में कैश डिपॉजिट किया, तो यानी कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा, तो बैंक के कहाँ है कि डेबिट में, और ऑफिस में कैश कम हुआ तो ऑफिस में कहाँ गया क्रेडिट में। बस अब कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, बैंक के सामने कैश का नाम लिख देंगे टू कैश अकाउंट, और ये आ गई हमारी कॉन्ट्रा सी, और कैश के सामने आ गया बाय बैंक अकाउंट सी। ठीक है, Jan 3 चेक रिसीव फ्रॉम मोहन, कहता है यहाँ पे आपने मोहन से चेक रिसीव किया 5,000 का। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, आगे देखो जब भी हम चेक रिसीव करेंगे तो हमने यहाँ पे जो है ये चीज़ जरूर चेक करनी है कि इस चेक के बारे में कहीं आगे इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी है। तो देखो नेक्स्ट डेट में उसने क्या लिखा है, Jan 4 कहता मोहन चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी कि मोहन से हमने चेक रिसीव किया 3 जनवरी को, जबकि डिपॉजिट किया उसको 4 जन। तो इसका मतलब जब हमने मोहन से चेक रिसीव किया उस समय हम ट्रांजैक्शन जो है अब कैश बुक में नहीं डालेंगे, क्योंकि वो चेक ऑफिस में ही पड़ा रहा। तो मैंने आपको बताया कि इसको हम दो तरह से ट्रीट कर सकते हैं, तो दो मेथड आपको बता चुका हूँ। तो पहला मेथड है कि हम यहाँ पे जो है जब हम चेक रिसीव करके ऑफिस में रखते हैं तो उसको फिर हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं, तो कैश बुक में उसकी ट्रांजैक्शन नहीं डालते, तो उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन है Jan 3 की, इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो Jan 4 को यहाँ पे मोहन का चेक जो है वो हमने बैंक में डिपॉजिट किया, अब ये एंट्री हमारी कैश बुक में आएगी, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस जो है 4 जन को बढ़ा। तो जब बैंक बैलेंस बढ़ा तो एंट्री कहाँ आएगी डेबिट में 2। अब इसको लिखेंगे क्या, अब इसको मोहन ही लिखना, क्योंकि मोहन के नाम की जो ट्रांजैक्शन है वो Jan 3 की है और वहाँ पर रिकॉर्ड हो चुकी है। अब क्योंकि वो मोहन का चेक हम यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मोहन का नाम नहीं आएगा, इसको हम लिखते हैं चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, जब हमने जर्नल प्रॉपर में एंट्री डाली होगी तो वहाँ पे एंट्री आई, क्योंकि हमारे पास चेक आया तो हम लिखते हैं उसको चेक इन हैंड, और मोहन गिवर है टू मोहन, तो वहाँ मोहन का अकाउंट जो है आ चुका है। अब ये चेक इन हैंड जो हमारे पास है इसको बैंक में डिपॉजिट किया, तो इसलिए यहाँ पे एंट्री आ गई। अब बैंक यहाँ पे रिसीवर है, बैंक को डेबिट और चेक इन हैंड को क्रेडिट, तो उस हिसाब से एंट्री जो है वो कैश बुक के डेबिट में आई कि हमारा यहाँ पे जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ गया है, और लिखना क्या है चेक इन हैंड, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अमाउंट आ गया 5,000 बैंक में। नेक्स्ट Jan 7 कहता वेजेस पेड ₹1,000, Jan 7 को आपने वेजेस पे की, जब वेजेस पे की तो कैश गया, एंट्री कहाँ नहीं है क्रेडिट में,
बाय वेजेस अकाउंट, 1000 कैश में। नेक्स्ट Jan 15 चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश, कहता आपने सुरेश से ₹20,000 का चेक रिसीव किया। इसके बारे में देखो आगे कोई इन्फॉर्मेशन, देखो Jan 20 को दी है, कहता सुरेश चेक इंडोर्स टू विजय, ये भी नई ट्रांजैक्शन है। हमने सुरेश से चेक रिसीव किया Jan 15 को 20,000 का, और Jan 20 को हमने यहाँ पे जो है विजय को उसको इंडोर्स कर दिया, यानी कि हमने चेक जो है बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। इंडोर्समेंट का मतलब है कि हमने जैसे चेक रिसीव किया, आगे हमने किसी की पेमेंट करनी है तो वही चेक जो है हम उसके नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। तो अगर यहाँ पे हमने कोई चेक रिसीव किया तो उस समय एंट्री हमने डाली जर्नल बुक में, क्योंकि हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। उसके बाद जब यहाँ पे वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, आगे सीधा यहाँ पे किसी दूसरी पार्टी को इंडोर्स कर दिया, इसका मतलब तब भी हमारे बैंक बैलेंस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो वो एंट्री भी यहाँ पे कैश बुक में नहीं आएगी, वो भी कहाँ जाएगी, जर्नल में। तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों ट्रांजैक्शन जो है कैश बुक में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो है चेक बैंक में पहुँचा ही नहीं है, बाहर से ही हमने यहाँ पे सेटलमेंट कर दी है, तो इसलिए यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती। याद रखना इंडोर्समेंट वाली एंट्री इसमें नहीं आती, क्योंकि बैंक के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। क्लियर है। नेक्स्ट Jan 21 कहता कैश सेल ₹10,000, तो कैश सेल हुई, जब कैश में हमने सेल की तो हमारे पास कैश आया डेबिट में, कैश आएगा तो क्रेडिट में। तो Jan 21 टू सेल्स अकाउंट, ये आ गया 10,000 और कैश के कॉलम में। तो बस इतनी ही ट्रांजैक्शन थी, अब इनको बैलेंस कर लेंगे। अब इन ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट नहीं आया तो डिस्काउंट का कॉलम जो है खाली रहेगा। कैश का हमेशा डेबिट साइड बड़ी होती है, जबकि बैंक की जो है दोनों में से कोई भी साइड बड़ी हो सकती है, ठीक है ना। बैंक का यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस हो सकता है, जबकि कैश का हमेशा पॉजिटिव बैलेंस ही होगा, कैश पर नेगेटिव होती नहीं है। तो ये कितना है 40,000, ये आ गया 40,000, ये आ गया 11,000, यानी कि यहाँ पे बैलेंस आ गया 29,000। बाय बैलेंस कैरी डाउन January 31, बैंक का देख लेते हैं। बैंक की भी डेबिट साइड ही बड़ी है, 15,000, तो बैंक का यहाँ पे बैलेंस निकला 5,000। देखो बिगनिंग में ये नेगेटिव बैलेंस था बैंक का 10,000, ठीक है ना। अब क्लोजिंग डेट पे यहाँ पे उसका पॉजिटिव बैलेंस हो गया, यानी कि अब हमारा बैंक बैलेंस जो है वो प्लस में आ गया है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल हमने बैलेंस निकाला जिस मर्जी साइड का निकले। अब इसको ब्रॉट डाउन करना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 29,000 और 5,000। तो ये थी हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो हमें इसी तरीके से इसमें रिकॉर्ड करते जाना है। सिर्फ वही 2-3 चीज़ें जिसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है वो आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक को ही हम अगले सेशन में भी कंटिन्यू करेंगे, कुछ और क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा और ट्रिपल कॉलम कैश बुक की थोड़ी आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा, और इसके अलावा कुछ और ट्रांजैक्शन इसमें आएंगी जो भी इन क्वेश्चन में नहीं आई, तो उसके बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।